हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बंदरगाह टॉपिक को लेकर। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग प्रत्येक दूसरे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से मिल जाते हैं। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। बंदरगाह कहते किसे हैं? समुद्र तट पर स्थित ऐसा स्थान जहाँ पर जलयान आके रुकते हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह का एक नाम पत्तन है। अक्सर बंदरगाह और पत्तन को एक ही माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ मामूली अंतर है जो स्कूली एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो इस अंतर को आकर देख लेते हैं, बंदरगाह और पत्तन में अंतर। तो जो बंदरगाह है तो पहला अंतर देखेंगे कि बंदरगाह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होता है। बंदरगाह जो होता है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होता है, जबकि पत्तन जो होता है वह कृत्रिम होता है। दूसरा अंतर देखेंगे, बंदरगाह अधिक गहरे होते हैं। जो बंदरगाह है अधिक गहरे होते हैं, जबकि जो पत्तन है कम गहरे होते हैं। तीसरा अंतर देखेंगे कि जो बंदरगाह है वहां पे जलयान अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अधिक समय तक यहाँ पे जलयान बंदरगाह पे सुरक्षित रखे जा सकते हैं, जबकि पत्तन पे अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। अगला अंतर देखेंगे कि बंदरगाह पे जलयान आके ठहरते हैं। बंदरगाह पे जलयान आके ठहरते हैं, जबकि पत्तन पे जलयान से सामान उतारने और चढ़ाने का काम किया जाता है। उतारने और चढ़ाने का काम किया जाता है। यह कुछ मामूली अंतर है बंदरगाह और पत्तन में, जो अक्सर स्कूली एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 200 छोटे या गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं यहीं से अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं को हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बनता है इस टॉपिक से। तो पहला प्रश्न बनता है इसे क्रम को लेकर कि उत्तर से दक्षिण का क्रम मिलाइए, चाहे वो पश्चिमी तट का हो या पूर्वी तट के बंदरगाह। तो हम क्रम को देखेंगे। दूसरा प्रश्न बनता है राज्य को लेकर कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। तीसरा प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह को लेकर कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं और कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं। चौथा प्रश्न बनता है कि जो पश्चिमी तट है या पूर्वी तट है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी तट है तो उत्तर का कोकर तट और दक्षिण का मालाबार तट, उसी तरह पूर्वी तट में उत्तर का उत्तरी सरकार तट और दक्षिण का कोरोमंडल तट है। तो इन तटों पर अवस्थित बंदरगाह को भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। साथ ही इसको हम जो भी बंदरगाह हैं इनके प्रमुख विशेषताओं को भी इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं तो एक ट्रिक से हम याद करें। कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। ये मेरा ट्रिक है चेतना। ये जो चेतना ट्रिक है इसके माध्यम से कृत्रिम बंदरगाह को हम याद कर लेंगे। देखेंगे CHE से चेन्नई, T से तूतीकोरिन, N से नहावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, और A से इन्नौर बंदरगाह। ये जो कुल 13 बंदरगाह बड़े बंदरगाह हैं उनमें जो 4 बंदरगाह हैं यह कृत्रिम बंदरगाह हैं, और बाकी जो 9 बच रहे हैं बंदरगाह वे सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो यहाँ से आप चेतना ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। अब आगे देखेंगे जो कोरोमंडल तट है, जो पश्चिमी तट है और इधर पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट में जो पश्चिमी तट है यह दो भागों में बटा हुआ है। एक है रोहा से मंगलौर। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ हम मान लेते हैं रोहा और यहाँ मंगलुरु। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कोकर तट बोला जाता है, कोकर तट। और आप यहाँ मुंबई के पास रोहा है, मुंबई के थोड़ा सा नीचे रोहा है, और रोहा से मंगलुरु तक। मंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो यहाँ के तट को
कोकर तट बोला जाता है और इसकी जो लंबाई है लगभग 760 किलोमीटर है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 760 किलोमीटर है। और मंगलौर से लेके कन्याकुमारी, मंगलौर से लेके कन्याकुमारी जो तट है वह मालाबार तट है, मालाबार तट। आप यहाँ से मंगलौर से लेके यहाँ जो है कन्याकुमारी है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ तक क्या है मालाबार तट है। अब कन्याकुमारी से हम जब पूर्वी तट तरफ बढ़ेंगे इधर, तो यहाँ जहाँ पे गोदावरी नदी यहाँ पे आती है, जो गोदावरी नदी है यहाँ तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट। और यहाँ गोदावरी नदी से लेके महानदी, महानदी के जो बीच का तट है यह उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार तट। अब हम देखें कि जो मुंबई है इसके पास रोहा है, रोहा से लेके मंगलौर तक, तो इस तट पे यह कोकर तट है, तो यहाँ पे मुंबई, न्हावा शेवा, मर्मुगांव और मंगलुरु, ये 4 बंदरगाह हैं। अब यहाँ से मंगलुरु से नीचे आएंगे तो मंगलुरु और कोच्चि जो है यह मालाबार तट के बंदरगाह हैं। अब यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी से गोदावरी, गोदावरी कहाँ, विशाखापट्टनम के नीचे है, तो यहाँ पे 3 बंदरगाह आ रहे हैं, एन्नौर, चेन्नई, सॉरी यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह है, यहाँ पे इन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है यह क्या है, कोरोमंडल तट का बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम और पारादीप, महानदी के मुहाने पर पारादीप बंदरगाह है, तो पारादीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित बंदरगाह है। ये तो हमारे हो गए तटों संबंधी जुड़ा हुआ बंदरगाह। अब हम एक एक बंदरगाह के विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहला है मेरा कांडला बंदरगाह। कांडा बंदरगाह जो है यह गुजरात राज्य में अवस्थित है, इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, कांडा बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। दूसरा है जुआरी बंदरगाह भी कहा जाता है, यह एकमात्र जुआरी बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तीसरा है कच्छ की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाह है। अगला विशेषता है कि इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला जो है कि जो उत्तर भारत के जितने भी व्यापार हैं यह कांडला बंदरगाह के माध्यम से किए जाते हैं, जो उत्तर भारत के जितने बंदरगाह हैं वो कांडला बंदरगाह के माध्यम से किए जाते हैं। तो यह तो कांडला बंदरगाह के प्रमुख कुछ विशेषता रहे। आगे देखेंगे मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ का ट्रैफिक इतना अधिक है कि कहा जाए तो जितने बंदरगाह हैं भारत के प्रमुख 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, तो कुल व्यापार को देखा जाए तो लगभग 25% व्यापार, 25% जो व्यापार है अकेले मुंबई बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। इस पर आप जान सकते हैं कि यहाँ का ट्रैफिक कितना अधिक होगा। तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए महाराष्ट्र में ही मुंबई के दक्षिण में न्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। यह न्हावा शेवा बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए किया गया और इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और इस बंदरगाह की एक और विशेषता है कि आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है। जो न्हावा शेवा बंदरगाह है आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है और मुंबई न्हावा शेवा जो 2 बंदरगाह हैं यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला देखेंगे मर्मुगांव बंदरगाह। जो मर्मुगांव बंदरगाह है यह गोवा राज्य में अवस्थित है और यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है और गोवा में 2 नदियां हैं, जुआरी और मांडवी नदी। तो इस नदियों के माध्यम से जो वहाँ का आंतरिक व्यापार है, आंतरिक जो यातायात जो भी सामान्य है ये मार्मू गोवा बंदरगाह पे आती है और यहाँ से पश्चिमी देशों के लिए निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह है मंगलूर बंदरगाह। तो मंगलूर बंदरगाह जो है
यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। मंगलूर बंदरगाह जो है यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और यहाँ से जो कर्नाटक का एक केंद्रमुख खान है वहाँ का लौह अयस्क ईरान देश के लिए निर्यात किया जाता है। मंगलूर बंदरगाह से ईरान देश के लिए लौह अयस्क निर्यात किया जाता है और वह लौह अयस्क कहाँ से आता है? केंद्रमुख खान से, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। अगला बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित है और इसकी एक मुख्य विशेषता है यह लैगून बंदरगाह है, यह लैगून पे स्थित बंदरगाह है। जो कोच्चि बंदरगाह है यह लैगून पे स्थित बंदरगाह है। इस प्रकार जो 6 बंदरगाह हैं पश्चिमी तट के जो बड़े 6 बंदरगाह हैं इसको हम देख लिए। अब देखेंगे और वही उसी हिसाब से क्रम भी देखेंगे, कांडला, मुंबई, नावासेवा, मर्मगोवा, मंगलूर और कोच्चि, उत्तर से दक्षिण। अब देख लेते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। तो हम शुरू करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखेंगे कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी बंदरगाह है। जो कोलकाता बंदरगाह है यह नदी बंदरगाह है। समुद्र तट से लगभग 148 किलोमीटर अंदर यह हुगली नदी पे अवस्थित है। जो कोलकाता बंदरगाह है यह समुद्र तट से, जो समुद्र तट है यहाँ से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी पे अवस्थित है और यहाँ के जो अवसाद होता है इसको कम करने के लिए या इसके कुछ ट्रैफिक को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। जो कलकत्ता बंदरगाह है वहाँ पे अवसाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस अवसाद को कम करने के लिए या वहाँ के ट्रैफिक को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और दोनों जो है पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं। कभी कभी कोलकाता हल्दिया को साथ में नाम ले लिया जाता है। आगे देखेंगे पारादीप बंदरगाह। जो पारादीप बंदरगाह है यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसको कैसे याद करेंगे कि पारादीप, किसी द्वीप को पार करना होगा तो उड़ के पार करेंगे, किसी द्वीप को पार करना होगा तो उड़ीसा अर्थात उड़ के पार करेंगे। तो याद रहेगा कि पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा पे। इसकी क्या विशेषता है? एक किरुबुरु खान है जो कि झारखंड में है। किरुबुरु खान जो है झारखंड में है और यहाँ का लौह अयस्क जो है पारादीप बंदरगाह के माध्यम से जापान देश के लिए निर्यात किया जाता है। जो किरुबुरु खान है यह झारखंड में है। यहाँ का लौह अयस्क जो है पारादीप बंदरगाह के माध्यम से जापान देश के लिए निर्यात किया जाता है। और इसका एक और विशेषता है कि यह महानदी के मुहाने पर अवस्थित है। महानदी के मुहाने पर अवस्थित है। और इसकी तीसरी एक विशेषता है कि यह भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। पहला तो है विशाखापत्तनम, जबकि दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? पारादीप है। आगे चलते हैं विशाखापत्तनम। जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है यह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो विशाखापत्तनम ऐसे ही प्रसिद्ध स्थान है, तो आप याद रखेंगे कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसकी क्या विशेषता है? यह भारत का सबसे गहरा पत्तन है, यह बंदरगाह है। जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और जो छत्तीसगढ़ में एक खान है बेलाडीला खान, छत्तीसगढ़ में एक खान है बेलाडीला खान, यहाँ का लौह अयस्क और मैग्नीज विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया देश के लिए निर्यात किया जाता है। आगे एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, जो 3 बंदरगाह हैं यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, तो हम चार्ट से याद रखेंगे है CHAT। तो जो CH से हो जाएगा चेन्नई, A से एन्नौर और T से तूतीकोरिन। तो जो चार्ट है, जो तीनों बंदरगाह हैं, यह तीनों बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अब एक एक विशेषता को देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेन्नई को देख लेते हैं। जो चेन्नई बंदरगाह है यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह है यह भारत का क्या है? सबसे पुराना है। यह सबसे पुराना बंदरगाह है और इसे खुला सागरी बंदरगाह भी कहा जाता है। खुला सागरी बंदरगाह से तात्पर्य है कि जो चेन्नई बंदरगाह के
जो भी जहाज होते हैं वह समुद्र में खुले स्थान पर अपना लंगर डालते हैं। बंदरगाह से दूर समुद्र में खुले स्थान पर लंगर डालते हैं, इसीलिए चेन्नई बंदरगाह को खुला सागरी बंदरगाह भी कहा जाता है। और यहाँ का भी ट्रैफिक बहुत अधिक है, इसको कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है और एन्नौर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। एन्नौर बंदरगाह का नाम कामराज बंदरगाह भी है और एन्नौर बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए किया गया है। आगे तूतीकोरिन बंदरगाह, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है और यहाँ का जो तट है बहुत ही उथला है, कहा जाता है छिछला है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह का जो तट है छिछला है, इसकी वजह से यहाँ पे जो बड़ी जहाज़ें हैं तूतीकोरिन जो बंदरगाह है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर अंदर समुद्र में लंगर डालती है और वहाँ से छोटे जहाज़ों के माध्यम से यहाँ पे सामान आता है और यहाँ से जाता है। अगला मेरा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। जो 13वां बंदरगाह है वह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वहीं पे अवस्थित है। यह हमारा 13वां बंदरगाह है। इस प्रकार हम देखें कि 6 बंदरगाह पश्चिम के और 6 बंदरगाह जो है पूर्वी तट के और पोर्ट ब्लेयर एक 13वां बंदरगाह है। ये हमारे रहे कुल 13वां बंदरगाह। और एक यहाँ छूट रहा था जो कोलकाता बंदरगाह है, इसका एक और नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इस प्रकार यह हमारा बंदरगाह टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।